नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों के अपेक्षित गुण, इसकी आवश्यकता, उद्देश्य व प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पाठ्यवस्तु आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख आधार है। विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के विकास के लिए पाठ्य पुस्तक का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए विश्वविद्यालय और शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों की भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करते हैं। न केवल विद्यार्थियों के लिए ही अपितु अध्यापकों के लिए भी पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व है। एक साधारण अध्यापक के लिए पाठ्य पुस्तक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा अध्यापक को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उसे इस प्रकार कक्षा में कार्य करवाना होगा। एक बीते अध्यापक के लिए जो पाठ्य पुस्तक एक वरदान ही है, उसके सामने एक निश्चित कार्य होता है कि कम से कम वर्ष भर में इतना तो अवश्य करवा ही दिया जाए। जहाँ तक एक सुयोग्य अध्यापक का संबंध है, वह पाठ्य पुस्तक के बिना भी अपना कार्य निकाल ही लेगा। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य, पाठ्य पुस्तक का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि भाषा संबंधी सांस्कृतिक उद्देश्य को पूरा करे। उसके भीतर जनता के सांस्कृतिक जीवन की झलक मिले। लोगों के रीति रिवाज, तौर तरीके, इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रेरणाएं, राष्ट्रीय चरित्र, इनका सबका दिग्दर्शन पाठ्यपुस्तक के द्वारा हो। ऐसा होने पर ही हम कह सकते हैं कि पाठ्यपुस्तक भाषा के सांस्कृतिक उद्देश्य को पूरा करती है। पाठ्यपुस्तकों के प्रकार, मोटे तौर पर पाठ्यपुस्तक दो प्रकार की होती हैं, विस्तृत अध्ययन के लिए और सहायक पुस्तक के रूप में। जो पुस्तकें विस्तृत अध्ययन के लिए होती हैं, वहाँ हमारा प्रयोजन होता है कि बालकों का शब्द भंडार और सूक्ति भंडार बढ़े। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन शब्दों, सूक्तियों और लोकोक्तियों का समावेश पाठ्यपुस्तक में हुआ है, बालक उसका ठीक ठीक प्रयोग कर सकें। सहायक पुस्तकों को हम द्रुत वाचन की पुस्तक भी कह सकते हैं। यहाँ हमारा प्रयोजन शब्दार्थ समझ जाना और अर्थात व्याख्या करना नहीं, अपितु शीघ्र गति से वाचन का अभ्यास कराना है। विद्यार्थी जल्दी से जल्दी पुस्तक पढ़कर भावार्थ समझ लें, यही इस प्रकार की पुस्तकों का उद्देश्य है। कहीं कहीं भाव आवश्यकता पढ़ने पर विद्यार्थी अध्यापक की सहायता ले सकता है अथवा शब्दकोश देख सकता है। पाठ्यपुस्तकों के अपेक्षित गुण, पाठ्यपुस्तकों के गुणों की चर्चा करने से पूर्व हमें उसके दो रूपों को समझ लेना चाहिए। पहला भीतरी और दूसरा बाहरी। भीतरी रूप में पाठ्यपुस्तक की भाषा, शैली, पाठ्य विषय आदि की चर्चा करते हैं। बाहरी रूप में पाठ्यपुस्तक के आवरण, आकार, प्रकार, रूप, रंग और छपाई आदि पर विचार होता है। उपयुक्तता, बालकों के विकास की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, पाठ्यपुस्तक उनके अनुरूप ही हो। प्रारंभिक कक्षाओं में बालकों का अद्भुत कथाएं जैसे अप्सराओं की कहानियाँ और माध्यमिक अवस्था में जीवनियाँ और व्यामरों आदि की कहानियाँ अच्छी लगती हैं। तब पाठ्यपुस्तकों में भी इन्हीं विषयों का समावेश होना चाहिए। क्रम का होना, पाठ्यपुस्तक का पाठ्य विषय क्रम के अनुसार होना चाहिए। जैसे बालकों की क्रमशः बढ़ती हुई आयु के अनुसार क्रम, भाषा, शैली और शब्दों के चयन के संबंध में भी क्रम होना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों की भाषा ना तो अत्यंत सरल ही होनी चाहिए, न अत्यंत कठिन। वह धीरे धीरे सरलता से जटिलता की ओर बढ़नी चाहिए। अभ्यास, जिन शब्दों को बालक पढ़ चुके हैं उनका व्यवहार आगे पाठों में किया जाए, जिससे बालक उनमें अभ्यस्त हो जाएं और वे इन शब्दों का प्रयोग ठीक ठीक ढंग से कर सकें। सार्थकता, पाठ्यपुस्तकों में ऐसे वाक्य ना हो जो अलग से दिखें और जिनका आपस में कोई संबंध ना हो। पाठ्यपुस्तक में एकता होनी चाहिए और उसका विभाजन भिन्न भिन्न पैराग्राफों में हो। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से, एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित होना चाहिए। रोचकता, पाठ्य विषय ऐसा हो जिसमें विद्यार्थी रुचि रखें। गद्य के पाठों में छोटी और सरल कहानियाँ और सरल वर्णनात्मक लेख हों। विषय विविधता, पाठ्यपुस्तकों के विषयों में विविधता होना आवश्यक है। उनमें भिन्न भिन्न विषयों पर लेख होने चाहिए, जैसे कहानी, नाटक, वार्तालाप, यात्रा, जीवनी, इतिहास, आविष्कार आदि। उचित परिणाम में कविताओं का होना, पाठ्यपुस्तकों में यथेष्ट
परिमाण में कविताओं का भी होना आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में बालगीत और साधारण तुकबंदी कविता रखी जाएं, बाद में धीरे धीरे वर्णनात्मक और कल्पनात्मक कविताओं को भी स्थान दिया जा सकता है। भिन्न भिन्न प्रदेशों से संबंधित होना, जो कहानियाँ, लेख, कविता इत्यादि हों, उनका संबंध किसी एक प्रदेश तक ही सीमित ना हो, अपितु उनमें भिन्न भिन्न प्रदेशों और विदेशों के जीवन की झलक भी हो। साहित्य की सभी धाराओं का समावेश होना, पाठ्यपुस्तकों के अंदर साहित्य की सभी धाराओं का, जैसे कविता, कहानी, नाटक, जीवनी, वार्तालाप, पत्र, वर्णनात्मक लेख, निबंध इत्यादि के दर्शन होने चाहिए। मौलिकता की रक्षा, कई बार हम देखते हैं कि पाठ्यपुस्तकों के संपादक किसी लेखक की रचना को या तो संक्षिप्त करके देखते हैं या उस रचना का वर्णन अपने शब्दों में कर देते हैं। इससे रचना की सारी मौलिकता मारी जाती है और विद्यार्थियों को लेखक के मूल रचना से परिचित नहीं मिल पाता। अतः अन्य प्रांतीय भाषाओं की रचनाओं को छोड़कर सभी शेष रचना मूल रूप में ही दी जानी चाहिए। रचनाओं का आकार, इस बात का ध्यान रहे कि पाठ्यपुस्तकों में जो भी रचनाएं हों वह इतनी बड़ी हो कि 35 या 40 मिनट के समय में पूरी हो सकें। इसके अलावा अन्य भी हैं, जैसे उपयोगी चित्र, आवरण, कागज, जिल्द और मूल्य। पुस्तक की जिल्द और मजबूत होनी चाहिए और मूल्य भी उचित। संक्षिप्त में आप कह सकते हैं कि अन्य गुणों के समान पाठ्यपुस्तक की रूप साज सज्जा ऐसी होनी चाहिए जो बालक अपने पास में रखने पर गौरव का अनुभव करे। पाठ्यपुस्तकों के आवश्यक गुण। विषय, पाठ ऐसे हों जिनमें बालक रुचि ले और एक ही विषय संबंधित हो तो अच्छा है। आवृत्त्यात्मक प्रश्न, पाठ के अंत में ऐसे प्रश्न हो जिनका संबंध पाठ्य विषय के सार में हो। पाठ्यपुस्तकों का चयन, पाठशालाओं में पाठ्यपुस्तकों के चुनाव में अध्यापकों को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी विद्यालय में एक ही भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक आपस में मिलकर निश्चय कर लें कि कौन कौन सी पाठ्यपुस्तकें अनुमोदित की जाएं। लेखकों के लिए सुझाव, वह जिस भाषा की पुस्तक लिख रहा है उसे उस भाषा का पूर्ण ज्ञान हो। वह जिन कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक लिख रहा है उससे कक्षाओं के पाठ्यक्रम के संबंध में पूरी जानकारी हो। बालकों के सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्रकाशकों को सुझाव, प्रकाशकों के द्वारा लेखकों की इस बात की सुविधा मिलनी चाहिए कि पाठ्यपुस्तक के निर्माण में उनकी कॉपीराइट पुस्तकों का उपयोग कर सकें। शिक्षा विभागों और अध्यापकों को पाठ्यपुस्तक के चुनाव में सहायता देने के लिए प्रकाशक संस्थाओं को अपने द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की नमूने की प्रति शिक्षा विभाग को, प्रशिक्षण संस्थान को और अध्यापकों को संस्थानों को भेजनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों का मूल्य जहाँ तक संभव हो कम रखना चाहिए। तो ये था पाठ्यपुस्तकों के अपेक्षित गुण। धन्यवाद।